अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के क्या क्या लर्निंग मॉडल होते हैं। तो आप लिखेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के 3 लर्निंग मॉडल होते हैं। पहला आपका है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, दूसरा है क्यू लर्निंग एल्गोरिथम और यहाँ तीसरा है डीप क्यू लर्निंग। अब यहाँ देखिए, पहला आपका है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, इसका शॉर्ट नेम होता है MDP। तो आप लिखेंगे MDP पास्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट पे डिपेंडेंट होता है या फिर फ्यूचर पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि पास्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है लेकिन प्रेजेंट पे डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ देखिए MDP का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यहाँ देखिए ये आपका स्टेट टी है ST और यहाँ पे जाना है अगले स्टेट पे, यानी कि ST+1 पे जाना है, इक्वल टू P स्टेट T+1 और यहाँ देखिए S1 से लेकर के डॉट डॉट ST तक। तब यहाँ पे जो MDP होता है इस पे डिपेंडेंट नहीं होगी, यानी कि ये आपका है पास्ट स्टेट। तो MDP पास्ट स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं होती है लेकिन प्रेजेंट पे डिपेंडेंट होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एजेंट है और यह जो है अभी करंट स्टेट पे है S1 पे अभी यहाँ पे एजेंट है और यह जो है एक्शन A1 को परफॉर्म करके S2 स्टेट पे आता है। तो आप लिखेंगे MDP करंट स्टेट पे, जो भी आपका करंट स्टेट है उस पर प्रेजेंट होगी लेकिन पास्ट पे प्रेजेंट नहीं होगी या फिर डिपेंडेंट नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि MDP में जो भी यहाँ पे स्टेट होता है यह स्टेट पास्ट एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं करता है। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला आपका है MDP का यूज किया जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ऑप्टिमल पॉलिसी। ये क्या होता है, एक ऐसी पॉलिसी को क्रिएट करना है, जिससे एजेंट्स जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना सीख जाए और जो भी इसका रिवार्ड है वो रिवार्ड यहाँ पे मैक्सिमम आए। अगर यहाँ पे एजेंट का रिवार्ड मैक्सिमम आएगा यानी कि एजेंट की जो भी लर्निंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि एजेंट बहुत ही ज़्यादा सीख जाएगा अगर उसका रिवार्ड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, रिवार्ड मैक्सिमम ओवर टाइम। हर टाइम जो है एक ऐसी पॉलिसी को बनाना है कि एजेंट का रिवार्ड वैल्यू हर टाइम मैक्सिमम आए। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस का जो मेमोरी होता है बहुत कम होता है, यानी कि मेमोरी लेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि MDP पास्ट पे डिपेंडेंट नहीं करता है। MDP पास्ट पे डिपेंडेंट नहीं करता है, इसीलिए MDP का मेमोरी बहुत ही कम होता है, बहुत ही लेस होता है। ठीक, एकदम खतरनाक तरीके से आना चाहिए समझ में। अब यहाँ देखिए MDP में कितने टपल होते हैं। देखिए MDP में 5 टपल होते हैं। पहला आपका है यस यानी कि स्टेट, दूसरा आपका है A मतलब एक्शन है और यहाँ देखिए यहाँ पर तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ यस A यस, यानी कि स्टेट ये आपका यस है और यहाँ पे यस डैश है, यानी कि यहाँ पे एजेंट एक्शन को परफॉर्म करके अगले स्टेट जो कि आपका है यस डैश यहाँ पे पहुँच रहा है। तो आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ यस मतलब स्टेट, ए मतलब एक्शन और यहाँ पे यस डैश आपका है अगला स्टेट। अब यहाँ पे अगला है आर, यानी कि आर का मतलब होता है रिवार्ड। तो यहाँ दिया गया है आर, यस मतलब क्या है, ये आपका स्टेट है, ये डैश मतलब क्या है, जो आप स्टेट को लीड कर रहे हो, जो कि अगले स्टेट पे आप जा रहे हो, वो आपका स्टेट डैश। और यहाँ ये क्या है, ये आपका एक्शन है, यानी कि आप एक्शन को परफॉर्म करके, यानी जो भी आप एजेंट है वो स्टेट यस से और यहाँ पे यस डैश पे ट्रांजेक्शन हो रहा है बाय परफॉर्मिंग एक्शन ए। तब यहाँ पे एक्शन ए को परफॉर्म करके उसको कितना रिवार्ड मिला है, तो वो होता है आर, यानी कि रिवार्ड बाय परफॉर्मिंग एक्शन ए बाय द एजेंट। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला टपल है वो है गामा, जिसे बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। अब यहाँ देखिए गामा क्या होता है, यानी कि डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, तो आप लिखेंगे इमीडिएट रिवार्ड और यहाँ पे फ्यूचर रिवार्ड, इन दोनों में से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए
तब यहाँ पे इसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं डिस्काउंट फैक्टर को। अब यहाँ देखिए डिस्काउंट फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। लेकिन अगर आप यहाँ लिखेंगे कि डिस्काउंट फैक्टर का सबसे बेस्ट वैल्यू क्या होता है तो आप लिखेंगे 0.2 से लेकर के 0.8 के बीच में डिस्काउंट फैक्टर का सबसे बेस्ट वैल्यू होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डिस्काउंट फैक्टर का, यानी कि यहाँ पे जितने सारे टपल हैं उन सभी टपल का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे 3 स्टेट है। पहला आपका स्टेट है टायर्ड, और यहाँ पे दूसरा है एनर्जेटिक, और यहाँ तीसरा है हेल्दियर। ये हो गया स्टेट। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेट दिया गया है एक्शन का, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्शन वर्क है, जिम है, और यहाँ पे स्लीप है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे तीसरा टेबल था प्रोबेबिलिटी का। देखिए यहाँ पे तीसरा टेबल था प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपको S1 स्टेट से जो भी यहाँ प्रेजेंट अगले स्टेट पे जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए जैसे मान लीजिए हमें टायर्ड से जाना है एनर्जेटिक पे, तब यहाँ देखिए जब टायर्ड से एनर्जेटिक पे जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा स्लीप का, और फिर उसके बाद टायर्ड होगा एंड देन जाएगा एनर्जेटिक पे। यानी कि आपको यहाँ पे जो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी वाला टपल प्रोबेबिलिटी। अब आगे देखिए यहाँ पे अगला क्या था कि जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए जो भी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको यहाँ पे कितना रिवार्ड मिल रहा है, तो वो आपका हो गया आर। और यहाँ पे अगला आपका टपल है गामा, यानी कि डिस्काउंट फैक्टर। अब जो भी यहाँ पे रिवार्ड मिला है इमीडिएट रिवार्ड और यहाँ पे फ्यूचर रिवार्ड, तो इन दोनों में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है तब हम लोग यूज करते हैं डिस्काउंट फैक्टर का। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्यू लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है, तो आप लिखेंगे क्यू लर्निंग एल्गोरिथम यह जो है मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम होता है जो कि बेलमैन इक्वेशन पे बेस होता है। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है मॉडल फ्री, इसका मतलब ये होता है कि क्यू लर्निंग एल्गोरिथम में कोई भी मॉडल नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी नहीं होती है जिसको क्यू लर्निंग एल्गोरिथम में एजेंट फॉलो करे। यानी कि क्यू लर्निंग एल्गोरिथम में जो भी यहाँ पे एजेंट होता है यह एजेंट जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी कि एजेंट इन्वायरमेंट के साथ कई बार इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करने के बाद यह खुद की पॉलिसी को क्रिएट करता है जिसमें एजेंट का रिवॉर्ड मैक्सिमम होता है। यानी कि एजेंट इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके बार बार इंटरेक्ट करके बहुत ज़्यादा लर्न कर जाता है कि इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है या फिर कैसे परफॉर्मेंस करना है। यानी कि यहाँ पे एजेंट का रिवार्ड मैक्सिमाइज हो जाता है और यहाँ पे एजेंट खुद की पॉलिसी को क्रिएट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे क्यू लर्निंग एल्गोरिथम यह जो है बेलमैन इक्वेशन पे बेस होता है। और यहाँ देखिए क्यू लर्निंग एल्गोरिथम में जो भी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव होता है एजेंट का रिवार्ड को मैक्सिमाइज करना। ठीक, एक ऐसे पॉलिसी को क्रिएट करना जिसमें एजेंट इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा सीख करके ज़्यादा इंटरेक्ट करके अपने रिवार्ड को मैक्सिमाइज कर सके, अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सके बाय परफॉर्मिंग एक्शन विद द इन्वायरमेंट। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है कि क्यू लर्निंग में जो एजेंट होता है इसका गोल क्या होता है, क्यू के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। क्यू लर्निंग में जो भी एजेंट होता है उसका मेन उद्देश्य ही होता है क्यू के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, यानी कि क्यू के वैल्यू को मैक्सिमाइज फाइंड आउट करना। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्यू वैल्यू, तो यहाँ पे क्यू का मतलब क्या है, क्वालिटी। क्यू लर्निंग में जो भी यहाँ होता है क्यू वैल्यू, तो यहाँ पे क्यू का मतलब होता है क्वालिटी। अब यहाँ देखिए क्यू लर्निंग एल्गोरिथम में क्यू टेबल का यूज किया जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, समझिए मेरी बात को। क्यू लर्निंग एल्गोरिथम में क्यू टेबल का यूज किया जाता है जिसमें से क्यू के वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि क्यू लर्निंग एल्गोरिथम में यहाँ पे क्यू टेबल का यूज किया जाता है।
और यहाँ पे बेलमैन इक्वेशन का यूज करके क्यू के वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे जो भी एजेंट होता है वह इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपने रिवार्ड को मैक्सिमम करता है। अब आगे देखिए क्यू लर्निंग एल्गोरिथम का वर्किंग कैसे होता है। अब यहाँ देखिए क्यू लर्निंग एल्गोरिथम का वर्किंग कैसे होता है, तो आप लिखेंगे क्यू लर्निंग एल्गोरिथम के वर्किंग के लिए यहाँ पे 5 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्यू के वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करना है। अब यहाँ देखिए करंट स्टेट में, स्टेप नंबर 2 में करंट स्टेट में एक ऐसे एक्शन को चूज करना है जिससे, यानी कि एक ऐसे एक्शन को चूज करना है जिसको परफॉर्मेंस करने के बाद जो भी यहाँ पे क्यू की वैल्यू मिले वो सबसे बेस्ट हो। यानी कि करंट स्टेट में जो भी यहाँ पे एक्शन है, ऐसे एक्शन को चूज करना है, ऐसे यहाँ पे परफॉर्मेंस करना है जिससे क्यू का वैल्यू सबसे बेस्ट फाइंड आउट हो। तो आपने स्टेप नंबर 2 में करंट स्टेट में एक्शन को चूज कर लिया। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में एक्शन को परफॉर्मेंस करेंगे और जो भी उसका आउटकम आएगा उसके आउटकम को ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ देखिए स्टेप नंबर 4 में रिवार्ड की वैल्यू को मेजर करेंगे। अब यहाँ देखिए स्टेप 5 में क्या होता है, बेलमैन इक्वेशन का यूज करके क्यू की वैल्यू को अपडेट किया जाता है। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे, यानी कि जब तक यहाँ पे रिवार्ड का वैल्यू सबसे बेस्ट फाइंड आउट नहीं हुआ था, जब तक यहाँ पे क्यू का वैल्यू सबसे बेस्ट या फिर रिवार्ड का वैल्यू सबसे बेस्ट फाइंड आउट नहीं हुआ था, तब तक आपको ये पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप आपको रिवाइज करना है या फिर रिपीट करना है, स्टेप 2 से लेकर के स्टेप 5 तक। तो क्यू लर्निंग एल्गोरिथम यहाँ पे यूज किया जाता है बेलमैन इक्वेशन का। देखिए ये आपका है बेलमैन इक्वेशन। देखिए वी एस इक्वल टू मैक्स, ये आपको क्या है, आर है, आर मतलब रिवार्ड, यस से प्लस ये आपको क्या है, गामा है, गामा को क्या था, डिस्काउंट फैक्टर था, गामा हो गया वी, फिर यहाँ पे यस डैश, यानी कि ये आपका है नेक्स्ट स्टेट। अब यहाँ देखिए वी क्या है, वैल्यू कैलकुलेटेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो वी का मतलब हो गया वैल्यू, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब यहाँ देखिए आर का मतलब क्या है, रिवार्ड है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट पे बाय परफॉर्मिंग एक्शन, एक्शन को परफॉर्म करके जो भी यहाँ पे आप अगले स्टेट पे जा रहे हो उसका रिवार्ड क्या आपको रिसीव मिला, यानी कि प्लस में या फिर माइनस में, तो वो होता है आर, यानी कि रिवार्ड। और यहाँ पे जो भी आपको रिवार्ड मिला तो यहाँ पे इमीडिएट रिवार्ड को और यहाँ पे फ्यूचर के रिवार्ड को किसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, वो जो है डिटरमाइन किया जाता है डिस्काउंट फैक्टर के द्वारा, यानी कि गामा के द्वारा। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि फ्यूचर के रिवार्ड को और यहाँ पे इमीडिएट के रिवार्ड को, इन दोनों में से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है उसको डिटरमाइन किया जाता है डिस्काउंट फैक्टर के द्वारा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है डीप क्यू लर्निंग मॉडल क्या होता है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा क्यू लर्निंग अप्रोच या फिर क्यू लर्निंग एल्गोरिथम। तो क्यू लर्निंग एल्गोरिथम का यूज किया जा रहा था एक छोटे इन्वायरमेंट के लिए। देखिए जब यहाँ पे इन्वायरमेंट का साइज बहुत ही छोटा था, यानी कि एक्शन भी कम होगा और यहाँ पे स्टेट का भी नंबर कम होगा, तब यहाँ पे क्यू लर्निंग एल्गोरिथम सही से काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इन्वायरमेंट की साइज इंक्रीज हो जाती है तब यहाँ पे क्यू लर्निंग अप्रोच लैग कर जाता है, लैग कर जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक अगला एल्गोरिथम आया जिसे बोलते हैं डीप क्यू लर्निंग, डीप क्यू लर्निंग मॉडल। तो आप लिखेंगे डीप क्यू लर्निंग मॉडल का यूज किया जाता है अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट की साइज ज़्यादा हो जाती है या फिर नंबर ऑफ एक्शन ज़्यादा हो, नंबर ऑफ स्टेट ज़्यादा हो, तब यहाँ पे यूज किया जाता है डीप क्यू लर्निंग। तो आप लिखेंगे डीप क्यू लर्निंग, इसका आइडिया यानी कि डीप क्यू लर्निंग जो है क्यू लर्निंग के आइडिया को फॉलो करता है या फिर यूज करता है, लेकिन डीप क्यू लर्निंग एक एक्स्ट्रा स्टेप को यूज करता है, यानी कि न्यूरल नेटवर्क को यूज करता है। देखिए अभी आपने पीछे पढ़ा क्यू लर्निंग, तो क्यू लर्निंग में क्यू के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्यू लर्निंग में यहाँ पे क्यू टेबल था, लेकिन डीप क्यू लर्निंग मॉडल में क्यू के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क का।
देखिए ये डीप क्यू लर्निंग, इसमें क्या होता है, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क होता है। तो न्यूरल नेटवर्क का सबसे पहला लेयर होता है इनपुट लेयर। यहाँ क्या है, इनपुट लेयर। तो डीप क्यू लर्निंग क्या होता है, यहाँ जो एजेंट का इनिशियल स्टेट होता है उसको यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क के इनपुट लेयर में फीड कर लिया जाता है, और फीड करने के बाद यहाँ पे क्यू का जो सबसे बेस्ट वैल्यू होता है उसको यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए डीप क्यू लर्निंग में यहाँ पे जो भी एजेंट है उस एजेंट का जो इनिशियल स्टेट उसको यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में फीड कर लिया जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जितना सारा वैल्यू है बाय परफॉर्मिंग एक्शन, तो इसमें से क्यू का वैल्यू जो सबसे बेस्ट होगा वही डीप क्यू लर्निंग फाइंड आउट करेगा। तो डीप क्यू लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जाता है किसके लिए, क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्यू लर्निंग है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी आपने क्या देखा, न्यूरल नेटवर्क में आप यहाँ पे केवल स्टेट को प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन क्यू लर्निंग में यहाँ पे आप एक्शन को भी, यहाँ पे एक्शन है और यहाँ पे स्टेट है, तो एक्शन को और यहाँ पे स्टेट को, इन दोनों को आप क्यू टेबल में प्रोवाइड करोगे। अब इस क्यू टेबल में क्यू की वैल्यू जो सबसे बेस्ट होगी वही क्यू का वैल्यू होगा। तो अभी आपने देखा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्यू टेबल यूज किया जा रहा है बाय फाइंडिंग क्यू वैल्यू, बट इन डीप क्यू लर्निंग here is used neural network for finding q value. So these are the difference between the deep q learning and the q learning. डीप क्यू लर्निंग का यूज किया जा रहा था जब यहाँ पे इन्वायरमेंट साइज छोटा था, डीप क्यू लर्निंग का यूज किया जाता है जब यहाँ पे इन्वायरमेंट साइज ज़्यादा होता है। अब यहाँ देखिए वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इन दोनों में डिफरेंस कि डीप क्यू लर्निंग में यूज किया जाता है न्यूरल नेटवर्क का फॉर फाइंडिंग क्यू वैल्यू, बट यहाँ देखिए क्यू लर्निंग में यूज किया जाता है क्यू टेबल का बाय फाइंडिंग क्यू वैल्यू। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आप लिखेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज किया जाता है रोबोट को क्रिएट करने के लिए या फिर रोबोट को बनाने के लिए। हम लोग एक ऐसे रोबोट को बनाना चाहते हैं जो कि एक ह्यूमन की तरह बिहेव करे, यानी कि जिस प्रकार से एक ह्यूमन डिसीजन मेकिंग करता है उसी प्रकार से रोबोट भी डिसीजन मेकिंग करे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम या फिर एक चैलेंज यहाँ पे क्रिएट होता है कि रोबोट के पास कॉमन सेंस नहीं होता है, यानी कि मोरल और यहाँ पे सोशल डिसीजन को बनाने के लिए रोबोट यहाँ पे फेल कर जाता है। तो ये आपका है पहला एप्लीकेशन कि रोबोट को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं RL का, यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। अब यहाँ देखिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल एक्टिविटी में भी RL का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगला आपका है गेमिंग में भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि एक न्यू गेम को क्रिएट करने के लिए RL का यूज करते हैं। टेस्टिंग इट बग मतलब क्या होता है, त्रुटि होता है, एरर होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी एजेंट होता है RL में, यह एजेंट इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करता है, प्रैक्टिस करता है बाय परफॉर्मिंग एक्शन, और एक्शन को परफॉर्म करके ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लर्न कर जाता है, यानी कि इसका रिवार्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आता है। अब जब यहाँ पे रिवार्ड आएगा यानी कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा या फिर एरर बहुत ही कम आएगा, इसीलिए RL का यूज किया जाता है गेमिंग को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ देखिए NLP में भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज किया जाता है, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज किया जाता है। देखिए प्रेडिक्टिव टेस्ट, टेक्स्ट समराइजेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, मशीन ट्रांसलेशन, दीज आर यूज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लैंग्वेज पैटर्न को, यानी कि जो भी यहाँ पे लैंग्वेज पैटर्न है उसको यहाँ पे स्टडी करके उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है।
अब यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यहाँ पे एजेंट है, इस लैंग्वेज पैटर्न को स्टडी करके, ऑब्जर्व करके इनको मिमिक करता है, और मिमिक करने के बाद यहाँ पे प्रेडिक्ट करता है कि यहाँ पे पीपल को कैसे यूज करना है और कैसे ईच एंड एवरी डे स्पीक करना है। तो यह आपका हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एप्लीकेशन। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका है कि इवोल्यूशन के कितने मॉडल होते हैं। तो पहला आपका मॉडल है लेमेरिकियन इवोल्यूशन, और यहाँ पे दूसरा मॉडल है वो है बेल्डविन इफेक्ट। अब यहाँ देखिए, पहला आपका मॉडल है लेमेरिकियन इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, आप लिखेंगे कि टाइम टू टाइम यहाँ पे जेनेटिक हमेशा चेंज होता रहता है प्रत्येक इंडिविजुअल का। जैसे यहाँ पेरेंट है, इसका यहाँ जेनेटिक ए है और बी है, इसके सन का जेनेटिक कितना हो जाएगा ए बी सी, यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ पे जेनेटिक चेंज होता है। बेल्डविन इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे टाइम और एनर्जी के बेस पे लर्निंग बिहेवियर को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।